नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम सीए इंटर जनवरी 26 के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की गहराइयों में उतरने वाले हैं। आज की हमारी कोशिश सिर्फ थ्योरी रटना नहीं है, हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे। सोचिए, एक कंपनी भी तो एक इंसान की तरह होती है। उसका बचपन होता है जब वो तेजी से बढ़ती है, फिर जवानी आती है जब वो अपनी जगह बनाती है, और कभी-कभी बुढ़ापा या कह सकते हैं बीमारी का दौर भी आता है जब उसे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तो आज हम इसी कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल के हर मोड़ पर लिए जाने वाले फैसलों को डिकोड करेंगे। हमारे पास जो स्टडी मटेरियल के अंश हैं, हम उन्हीं में से एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी नगेट्स निकालेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स समझेंगे और कुछ ट्रिकी एमसीक्यू पॉइंट्स को भी पकड़ेंगे। तो सवाल ये है कि एक सीईओ अपनी कंपनी के लाइफ स्टेज देखकर कैसे फैसला लेता है कि अब रेस में दौड़ने का टाइम है, मैराथन में टिके रहने का, या फिर कुछ देर आराम करने का। चलिए इसे अनपैक करते हैं। नमस्कार। बिल्कुल सही फ्रेमवर्क है ये, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी के पीछे एक क्यों होता है, और वो क्यों अक्सर कंपनी की उम्र और सेहत से जुड़ा होता है। ये किताबी बातें नहीं हैं, ये वो बोर्डरूम कॉन्वर्सेशंस हैं जहां अरबों खरबों के फैसले लिए जाते हैं। और एग्जाम में भी अब आईसीआई सिर्फ क्या नहीं, बल्कि क्यों और कैसे पर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो चलिए इसी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। मोटे तौर पर एक बड़ी कंपनी के पास अपनी जिंदगी चलाने के लिए 4 ही रास्ते होते हैं, है ना? स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली। और इन चारों का फर्क समझना इज द फर्स्ट स्टेप। ये तो एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है। इसे सिंपल रखते हैं। स्टेबिलिटी मतलब सब ठीक चल रहा है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, आप अपनी करंट पोजीशन को ही मजबूत करते हैं। एक्सपेंशन या ग्रोथ मतलब वो बचपन और जवानी वाला जोश, हमें और बड़ा बनना है, नए बाजार, नए प्रोडक्ट्स सब ट्राई करना है। रिट्रेंचमेंट वो मुश्किल दौर है जब आपको कुछ कदम पीछे खींचने पड़ते हैं, कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है, उसे रोकना होगा। और कॉम्बिनेशन जो असल दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, वो है इन सब का मिक्सचर। एक हाथ से आप नया बिजनेस खरीद रहे हैं, दूसरे हाथ से पुराना बेच रहे हैं। चलिए स्टेबिलिटी से शुरू करते हैं। ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है। स्टेबल मतलब कुछ नहीं करना, डू नथिंग स्ट्रैटेजी जैसा कुछ। यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। स्टेबिलिटी का मतलब आलस नहीं, सावधानी है। ये वो फेज है जब कोई कंपनी या प्रोडक्ट अपनी मैच्योरिटी पर पहुंच चुका है। सोचिए, पार्ले जी बिस्किट, वो दशकों से मार्केट लीडर है। उनका लक्ष्य अब रॉकेट की स्पीड से ग्रो करना नहीं, बल्कि अपनी बादशाहत बनाए रखना है। अच्छा। इसके लिए उन्हें अपनी क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग पर लगातार काम करना पड़ता है। सो इट्स नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी, इट्स अ डिफेंड योर टेरिटरी स्ट्रैटेजी। अच्छा, तो ये एक डिफेंसिव मूव है। और इसका फायदा क्या है? इसमें रिस्क कम है, आपको बहुत ज्यादा नया पैसा नहीं लगाना पड़ता, आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर ही फोकस करते हैं। यहाँ एक बढ़िया एमसीक्यू पॉइंट बनता है। बताइए। Which type of companies generally avoid stability strategy? इसका जवाब है स्टार्टअप्स। एक स्टार्टअप अगर पहले दिन से ही स्टेबल होने की सोचने लगे तो वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो ग्रोथ ही ऑक्सीजन है। बिल्कुल सही। स्टेबिलिटी बड़े मैच्योर प्लेयर्स का गेम है। राइट। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसमें सबको सबसे ज्यादा मजा आता है, ग्रोथ। हर कोई अंबानी या दानी बनना चाहता है। तो ग्रोथ के ये रास्ते क्या क्या हैं? मैंने पढ़ा है कि इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल। और यहीं पर काम आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक सुपरस्टार फ्रेमवर्क, द एंसॉफ मैट्रिक्स। ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एंसॉफ कहते हैं कि ग्रोथ के 4 ही इंजन हैं। पहला इंजन मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब अपना मौजूदा प्रोडक्ट अपने मौजूदा बाजार में ही और ज्यादा बेचना। जैसे? इसका क्लासिक उदाहरण है शैम्पू के पाउच। जब कंपनियों ने देखा कि गांव में लोग बड़ी बोतलें नहीं खरीद सकते, तो उन्होंने छोटे पाउच निकाले। प्रोडक्ट वही, मार्केट वही, बस खपत बढ़ गई। या टूथपेस्ट कंपनी का कहना, दिन में 2 बार ब्रश करो। गॉट इट। दूसरा इंजन? दूसरा इंजन मार्केट डेवलपमेंट। आप अपना वही पुराना ट्रस्टेड प्रोडक्ट लेकर एक नए बाजार में जाते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स इंडिया आया तो वो अपना बर्गर ही लेकर आया, लेकिन यहाँ के लिए मैकारो टिक्की जैसा नया वेरिएंट बनाया, तो मार्केट नया था। और तीसरा? तीसरा इंजन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ बाजार आपका पुराना है, लेकिन आप उनके लिए एक नया प्रोडक्ट ले आते हैं।
एप्पल का बेस्ट एग्जाम्पल है। जो लोग पहले से आईफोन इस्तेमाल कर रहे थे, एप्पल उन्हीं के लिए एयरपॉड्स और एप्पल वॉच ले आया। एग्जिस्टिंग लॉयल कस्टमर बेस को ही नया सामान बेचो। और चौथा इंजन, जो शायद सबसे रिस्की है, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट, दोनों एक साथ। एग्जैक्टली। एंसॉफ मैट्रिक्स का चौथा क्वाड्रेंट, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, ये सबसे रिस्की है और इसीलिए इस पर हम थोड़ी और गहराई से बात करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन में भी रिलेटेड और अनरिलेटेड का चक्कर है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? रिश्तेदार वाला बिजनेस? आप कह सकती हैं। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप एक ऐसे नए बिजनेस में जा रहे हैं जो आपके पुराने बिजनेस से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। ये जुड़ाव टेक्नोलॉजी का हो सकता है या मार्केट का। अच्छा। इसका सबसे कॉमन तरीका है वर्टिकल इंटीग्रेशन। मतलब आप अपनी सप्लाई चेन में या तो ऊपर, मतलब पीछे चले जाते हैं, या नीचे, मतलब आगे। जैसे? बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आप अपने सप्लायर को ही खरीद लेते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल में ऑर्गेनो सुपरमार्केट का केस है। वो सब्जियां बेचते हैं और वो उन खेतों को खरीदने की सोच रहे हैं जहां से सब्जियां आती हैं। तो इससे उनको क्या फायदा होगा? सप्लाई पर कंट्रोल, क्वालिटी पर कंट्रोल। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में आप अपने कस्टमर के और करीब जाते हैं। जैसे एक कपड़ा बनाने वाली मिल अपना खुद का रिटेल ब्रांड खोल ले, जैसे रेमंड। और एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी होता है। हाँ, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आप सीधे सीधे अपने किसी कॉम्पिटिटर को ही खरीद लेते हैं। वोडाफोन और आइडिया का मर्जर इसका क्लासिक उदाहरण है। दुश्मन को ही दोस्त बना लो और मार्केट शेयर बढ़ा लो। लेकिन अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आप एक ऐसे बिजनेस में जा रहे हैं जिसके बारे में आपको ABC भी नहीं पता। तो फिर ITC जैसी कंपनियां सिगरेट से लेकर होटल और FMCG तक क्यों जातू हैं? इसका क्या फायदा है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन और इसका सबसे बड़ा फायदा है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। ITC को पता था कि सिगरेट बिजनेस पर कभी भी रेगुलेशन का डंडा चल सकता है, तो उन्होंने अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में नहीं रखा। सही। उन्होंने होटल्स, फूड्स, स्टेशनरी में इन्वेस्ट किया था कि अगर एक बिजनेस डूबे तो दूसरा संभाल ले। हमारे स्टडी मटेरियल में गौतम और सिद्धार्थ की केस स्टडी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, वो कपड़े वाले भाइयों की कहानी। बिल्कुल। सिद्धार्थ, जो कपड़े के बिजनेस से जुड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का काम शुरू करना चाहता है, वो वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहा है, जो कि रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन गौतम, जो एक स्टेशनरी कंपनी खरीदना चाहता है, वो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। क्योंकि स्टेशनरी का कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। ये केस स्टडी एग्जाम में आ सकती है, जिसमें आपको पहचानना होगा कि कौन क्या कर रहा है। ये तो हो गई अंदरूनी ग्रोथ की बात। लेकिन आजकल तो कंपनियां रातों रात बड़ी हो जाती है, मर्जर्स और एक्विजिशंस करके। ये M&A और स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या चीज है? ये एक्सटर्नल ग्रोथ के हथियार हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस मतलब M&A में मर्जर अक्सर दो बराबर की कंपनियों का दोस्ताना मिलन होता है, एक शादी की तरह। जबकि एक्विजिशन में एक बड़ी मछली मतलब मजबूत कंपनी छोटी मछली को मतलब कमजोर कंपनी को खा जाती है। ये फ्रेंडली भी हो सकता है और हॉस्टाइल भी। ये अंतर MCQ के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी। और स्ट्रेटेजिक अलायंस एक लिव इन रिलेशनशिप जैसा है। अच्छा। दो कंपनियां किसी खास मकसद के लिए साथ आती हैं, लेकिन अपनी अपनी पहचान बनाए रखती हैं। जैसे स्टारबक्स और टाटा का इंडिया में अलायंस। इसमें फायदा यह है कि रिसोर्स शेयर होते हैं, लेकिन खतरा यह है कि आपके बिजनेस सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं। ग्रोथ की बात करना हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन बिजनेस की हकीकत ये है कि हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं चलता। कभी कभी कंपनियों को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और पीछे हटना पड़ता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। और ये तब अपनाई जाती है जब कंपनी की हालत खराब हो। लगातार नेगेटिव कैश फ्लो, गिरता हुआ मार्केट शेयर, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। यहाँ सबसे पहली कोशिश होती है टर्न अराउंड की। टर्न अराउंड मतलब गाड़ी को यू टर्न करवाना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल में ये 5 चरणीय प्लान जो किताबों में दिया है काम करता है? कितनी कंपनियां सच में टर्न अराउंड कर पाती हैं? ज्यादातर तो फेल हो जाती होंगी। आपका स्केप्टिसिज्म बिल्कुल जायज़ है। टर्न अराउंड बहुत मुश्किल है। जो 5 स्टेप एक्शन प्लान हमारे मटेरियल में है, असेस द प्रॉब्लम, एनालाइज द सिचुएशन, इम्प्लीमेंट एन इमरजेंसी प्लान, रीस्ट्रक्चर द बिजनेस और रिटर्न टू नॉर्मल। हाँ, ये एक आइडियल पाथ है। असल में ज्यादातर कंपनियां दूसरे या तीसरे स्टेप पर ही दम तोड़ देती हैं, लेकिन जो कर जाती हैं वो इतिहास बनाती हैं। एप्पल का 1997 का टर्न अराउंड, जब स्टीव जॉब्स वापस आए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और एक और दिलचस्प पॉइंट जो ICAI ने भी पूछा है, इज टर्न अराउंड ओनली फॉर लॉस मेकिंग कंपनीज? इसका जवाब क्या है? जवाब है नहीं।
ये उन कंपनियों के लिए भी हैं जो प्रॉफिट तो कमा रही हैं लेकिन उम्मीद से बहुत कम। और अगर टर्न अराउंड फेल हो जाए तो व्हाट्स प्लान बी? प्लान बी है डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब अगर शरीर का कोई हिस्सा सड़ रहा है और ठीक नहीं हो सकता तो उसे काटकर अलग कर देना ही बेहतर है, ताकि जहर पूरे शरीर में न फैले। बिल्कुल। इसमें कंपनी अपने बिजनेस का कोई हिस्सा, कोई डिवीजन या एसबीयू बेच देती है। यहाँ एक और डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है, विच स्ट्रैटेजी इज ऑफन अडॉप्टेड आफ्टर अ फेल्ड टर्न अराउंड? द आंसर इज डाइवेस्टमेंट। ये एसबीयू क्या होता है? इसे सरल भाषा में कैसे समझें? एसबीयू का मतलब है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। आप इसे एक बड़ी पेरेंट कंपनी के अंदर एक मिनी कंपनी की तरह समझ सकती हैं। जैसे टाटा ग्रुप एक पेरेंट कंपनी है और टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये सब अपने आप में एक एसबीओ हैं। अच्छा। इनका अपना सीईओ, अपना मार्केट, अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं। डाइवेस्टमेंट में कंपनी इन्हीं में से किसी एक एसबीओ को बेच देती है। ओके, ये समझ आया। तो एक बड़ी कंपनी जिसके पास टाटा की तरह दर्जनों एसबीयूज हैं, वो ये फैसला कैसे लेती है कि किस एसबीयू में और पैसा लगाना है और किसे बेच देना है? ये तो बहुत बड़ा डिलेमा है। बिल्कुल, और इसी डायलेमा को सुलझाने के लिए बनाए गए हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स। इनमें सबसे फेमस और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बीसीजी मैट्रिक्स। हाँ, स्टार्स, कैश काउज, क्वेश्चन मार्क्स और डॉग्स, ये मैंने पढ़ा है, पर हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे एक परिवार के 4 बच्चों की तरह सोचिए। ठीक है। एक तरफ है मार्केट ग्रोथ रेट, मतलब मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है रिलेटिव मार्केट शेयर। यहाँ रिलेटिव शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ आपका मार्केट शेयर नहीं, बल्कि आपके सबसे बड़े प्रतियोगी की तुलना में आप कितने बड़े हैं। तो इस परिवार का पहला बच्चा है स्टार। ये वो होनहार बच्चा है जो क्लास में फर्स्ट भी आता है, यानी हाई शेयर, और जिसका भविष्य भी बहुत उज्जवल है, यानी हाई ग्रोथ। लेकिन इसकी टॉप स्कूलिंग और कोचिंग पर बहुत खर्चा होता है, मतलब नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अच्छा। दूसरा बच्चा है कैश काउ। ये वो बड़ा समझदार बच्चा है जो अच्छी नौकरी करके घर में पैसा ला रहा है, हाई शेयर, लेकिन अब उसकी ग्रोथ की उम्र निकल चुकी है, लो ग्रोथ। ये घर चलाता है। और क्वेश्चन मार्क? तीसरा बच्चा है क्वेश्चन मार्क। ये वो छोटा बच्चा है जिसमें पोटेंशियल तो बहुत है, हाई ग्रोथ, पर अभी क्लास में फिसड डी है, लो शेयर। इस पर पैसा लगाना एक जुआ है। ये या तो मेहनत करके स्टार बन सकता है या फिर फेल हो सकता है। और चौथा? डॉग्स। चौथा है डॉग। ये वो बच्चा है जो न तो पढ़ रहा है और न ही उसका कोई भविष्य दिख रहा है, लो ग्रोथ। पेरेंट्स, मतलब कंपनी, को सोचना पड़ता है कि इस पर और पैसा और समय लगाना है या नहीं। ये एनालॉजी शानदार है, इससे सब क्लियर हो गया। हमारे स्टडी मटेरियल में कोफिक्स दवा का एक केस स्टडी है, वो यहाँ कैसे फिट होता है? बेहतरीन सवाल। कोफिक्स एक नई दवा है जिसकी ग्रोथ रेट बहुत हाई है और जिसने 6 महीने में ही 60% मार्केट शेयर ले लिया है। अब बताइए ये क्या है? हाई ग्रोथ हाई शेयर, तो ये स्टार हुआ? बिल्कुल। कई स्टूडेंट्स हाई मार्केट शेयर देखकर इसे कैश काउ बोल देंगे, एंड दैट्स अ ट्रैप। क्यों? ये एक स्टार है क्योंकि ये अभी भी ग्रोथ फेज में है। इसे अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए R&D और मार्केटिंग पर अभी भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये अभी कमा कर देने वाला बच्चा नहीं, बल्कि खर्चा करवाने वाला होनहार बच्चा है। तो एक बार जब कंपनी अपने बच्चों को, मतलब एसबीयूज को, इन 4 कैटेगरीज में डाल देती है, तो फिर एक्शन क्या होता है? 4 एक्शन होते हैं। क्वेश्चन मार्क्स पर आप बिल्ड स्ट्रैटेजी लगाते हैं, मतलब और पैसा लगाकर उसे स्टार बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्स को आप होल्ड करते हैं, उनकी पोजीशन बनाए रखते हैं। कैश का उसको आप हार्वेस्ट करते हैं, मतलब उनसे जितना हो सके कैश निकालते हैं और उसे स्टार्स या क्वेश्चन मार्क्स में लगाते हैं। और डॉग्स को? डॉग्स को आप डाइवेस्ट कर देते हैं, यानी बेच देते हैं। मटेरियल में एक और मैट्रिक्स है, जीई मैट्रिक्स। वो बीसीजी से कैसे अलग है और एक कंपनी कब बीसीजी यूज करेगी और कब जीई? जी मैट्रिक्स, जिसे स्टॉप लाइट मॉडल भी कहते हैं, बीसीजी का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। बीसीजी में सिर्फ 2 फैक्टर थे, ग्रोथ और शेयर। लेकिन जीई मैट्रिक्स कहता है कि किसी बिजनेस को सिर्फ 2 पैमानों पर तौलना नाइंसाफी है। तो ये ज्यादा डिटेल्ड है। बहुत ज्यादा। जीई मैट्रिक्स 2 ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चीजें देखता है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ। और इन दोनों को मापने के लिए वो मार्केट साइज, प्रॉफिटेबिलिटी, ब्रांड इमेज, टेक्नोलॉजी जैसे कई फैक्टर्स का इस्तेमाल करता है। इसका स्टॉपलाइट नाम इसके 3 जोन से आता है। ग्रीन मतलब इन्वेस्ट ग्रो, येलो मतलब होल्ड कॉशन, और रेड मतलब हार्वेस्ट डाइवेस्ट। तो कब क्या यूज करें? अगर आपको एक क्विक एंड सिंपल एनालिसिस चाहिए तो बीसीजी अच्छा है,
लेकिन अगर आप एक बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपनी है और ज्यादा नुआंस्ड डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं तो जीई मैट्रिक्स इज फार सुपीरियर। ये एग्जाम में डिस्टिंक्शन लिखने के लिए गोल्डन पॉइंट है। कोई एक बार का फैसला नहीं है, ये तो एक सीईओ के लिए लगातार चलने वाली जद्दोजहद है। उसे अपनी कंपनी की उम्र, सेहत और माहौल देखकर सही दवा चुननी पड़ती है। और एनसॉफ, बीसीजी, जीई जैसे टूल्स उस डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और एक्सरे मशीन की तरह हैं। बिल्कुल सही कहा। और सीए स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि अब सिर्फ परिभाषाएं रटने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम में आपको एक केस दिया जाएगा और पूछा जाएगा, बताओ इस कंपनी के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सही है और क्यों। आपको एक कंसल्टेंट की तरह सोचना होगा। बिल्कुल, आपको इन मॉडल्स को अप्लाई करना सीखना होगा। एप्लीकेशन इज द न्यू किंग। बिल्कुल। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने इन सभी स्ट्रैटेजी को अलग अलग समझा, लेकिन असल दुनिया में ज्यादातर बड़ी कंपनियां कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करती हैं। एक ही समय पर वो एक एसबीयू में जैसे जियो में ग्रो कर रही होती है, दूसरे एसबीओ को जैसे कोई पुराना पेट्रोकेमिकल प्लांट डाइवेस्ट कर रही होती हैं, और तीसरे एसबीयू जैसे रिलायंस रिटेल को स्टेबल रख रही होती हैं। तो सोचने वाली बात यह है, एक स्ट्रैटेजिस्ट इन सब में सही संतुलन, सही मिश्रण कैसे तय करता है? व्हाट्स द सीक्रेट सॉस ऑफ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी? इस पर जरूर सोचिएगा।